हेलो दोस्तों, आज हम बल तथा गति के नियम में न्यूटन के गति का द्वितीय नियम देखेंगे। ठीक है, और इसे हम अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और आपको बात समझ में आ जाएगी। तो हमारी यहाँ पर हेडिंग है न्यूटन के गति का तृतीय नियम ये हम देखेंगे। इसको हम बोलते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखिए ये सिंपल है, इसे आप समझ लीजिए। देखिए इसे हम क्रिया प्रतिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। हम इसमें ये बोलते हैं कि जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बल लगाती है। बात समझ में आ रही है? ये न्यूटन के तृतीय नियम के हिसाब से देखा गया था। तो ज़रा इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा। मान लीजिए यहाँ पर ऐसे समझ लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट यानी कि कोई पिंड ये रहा, ठीक है, जिसका मास m1 है, और इसी से चिपका हुआ एक दूसरा पिंड है जिसका मास है m2। अब यहाँ पर समझिएगा, अगर आप इसके ऊपर एक बल लगाते हैं इधर की तरफ, आप ना इसके ऊपर बल लगाए हैं इधर की तरफ, तो जब इधर की तरफ ना, तो अब अगर इसको अलग से बनाया जाए तो यहाँ पर ज़रा समझने की कोशिश करिएगा। ये आपका m1 रहा और ये आपका m2 रहा। अब यहाँ पर कहानी समझिएगा। आपने इसके ऊपर बल लगाया है ना, जब इसके ऊपर बल लगाया है तो ये इसके ऊपर बल लगाता है इधर की तरफ, तो इसके ऊपर इसके द्वारा इसके ऊपर इधर की तरफ बल लगाया जाता है। उसी टाइम इसके द्वारा इसके ऊपर भी विपरीत दिशा में बल लगाया जाता है। ठीक है, तो एक को हम बोलते हैं, जैसे इस वाले बल को बोल देते हैं क्रिया यानी कि एक्शन। क्रिया का मतलब एक्शन, ये बोल देते हैं। और इस वाले बल को हम बोल देते हैं प्रतिक्रिया। क्या बोल देते हैं? प्रतिक्रिया, यानी इसी को हम बोल देते हैं रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रिएक्शन बोलते हैं। ज़रा कहानी को समझिएगा। हमने बोला कि जब एक वस्तु दूसरे वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहले वस्तु पर बल लगाती है। ठीक है, एक को बोलते हैं क्रिया और दूसरे को बोलते हैं प्रतिक्रिया। मतलब इसने इसके ऊपर क्रिया किया है तो ये इसके ऊपर प्रतिक्रिया दिया है। बात समझ में आ रही है? जरा इनकी कहानी को हम आगे समझते हैं, क्रिया और प्रतिक्रिया को ही। देखिए, आपने देखा कि इसके दिशा की बात करें तो ध्यान से समझिएगा, परिमाण और दिशा की। अगर हम परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? मैग्नीट्यूड की। तो अगर हम यहाँ पर परिमाण की बात करें तो परिमाण दोनों का बराबर होता है। कहने का मतलब, मान लीजिए ये इसके ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स अगर लगाएगी, बल लगाएगी, तो ये भी इसके ऊपर इधर की तरफ 10 न्यूटन का ही फोर्स लगाएगी। तो कहते हैं कि परिमाण क्या होता है? समान। परिमाण क्या होता है? समान। मतलब जो क्रिया प्रतिक्रिया बल होते हैं ना, उनकी वैल्यू समान होती है। समान को बोलते हैं इक्वल। लेकिन अगर हम दिशा की बात करें यानी कि डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन ज़रा देखिएगा। हम कहते हैं कि डायरेक्शन इसकी यानी कि दिशा विपरीत होती है। दिशा कैसी होती है? विपरीत। तो यहाँ पर अगर हम दिशा की बात करें तो आपने देख भी रखा है दिशा कैसी होती है? विपरीत। और दिशा को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन इसकी अपोजिट होती है। डायरेक्शन को आप ऐसे ही लिखिएगा और ये होती है अपोजिट। तो खैर इतनी बातें आप अच्छे तरीके से समझ गए, इसे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? क्या ध्यान रखना है? न्यूटन के गति के तृतीय नियम में ये बोला जाता है कि जब एक बॉडी दूसरे बॉडी के ऊपर यानी कि एक पिंड दूसरे पिंड के ऊपर बल लगाता है तो दूसरा पिंड भी पहले पिंड के ऊपर बल लगाता है। अगर हम परिमाण की बात करें यानी मैग्नीट्यूड की बात करें तो इक्वल यानी कि समान होता है।
लेकिन अगर इनके दिशा की बात करें, मतलब फोर्स के दिशा की यानी डायरेक्शन की बात करें, तो डायरेक्शन कैसा होता है? अपोजिट, यानी कि विपरीत। कहानी समझ में आ गई? ये बातें आप अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये कहानी तो आपको समझ में आ गई। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि न्यूटन के तृतीय नियम के एग्जाम्पल हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं। तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं, तो ज़रा इसको ध्यान से समझिएगा, इसका एक्सप्लेनेशन हम बाद में समझेंगे, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल आपका आता है जेट हवाई जहाज़ या रॉकेट की गति। कभी भी बोला जाएगा कि जो जेट हवाई जहाज़ है या रॉकेट की गति है, ये किस नियम के थ्रू आते हैं, तो आप कहेंगे कि न्यूटन के गति के तीसरे नियम में ये आते हैं। दूसरी चीज़, बंदूक से गोली छूटने पर पीछे की ओर गति करती है, मतलब जब बंदूक से गोली निकलती है तो बंदूक पीछे की तरफ झटका देती है, ठीक है ना। तो ये किस नियम के थ्रू इसको देखा जाता है, तो हम बोलते हैं कि न्यूटन के गति के तृतीय नियम के थ्रू इसको देखते हैं। उसी तरीके से घोड़े द्वारा गाड़ी का खींचना, यानी कि पुलिंग अ कार्ट बाय अ हॉर्स, ये भी किसके थ्रू आता है? तीसरे के, ठीक है। इसी तरीके के कुछ एग्जाम्पल्स और हैं, देखिए बाद में इनका एक्सप्लेनेशन अपन समझेंगे। मनुष्य द्वारा पृथ्वी पर चलना, वॉकिंग ऑफ अ मैन ऑन अर्थ, मतलब आप जब धरती पे चलते हैं ना तो इसलिए चल पाते हैं, यानी कि चल तो पाते हैं, इसमें भी कौन सा लॉ काम करता है? तो थर्ड लॉ काम करता है, ठीक है। उसी तरीके से कुएं से जल खींचना, जब आप कुएं से जल खींचते हैं तो ये भी थर्ड लॉ के थ्रू ही आता है, यानी कि ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम वेल्स, ठीक है। इसी तरीके से नाव से किनारे पर कूदना, आप नदी में होते हैं उससे किनारे पर कूदते हैं, तो ये भी थर्ड लॉ के थ्रू ही इसको देखा जाता है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें खैर आप अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ रही है ना। तो चलिए, तो अब थर्ड लॉ को आप समझ गए, ये होता है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और सिंपल भी है, ये कॉम्प्लिकेटिव बिल्कुल नहीं है, सिंपल है, आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे यहाँ पर एक बेहतर टॉपिक जिसका नाम है संवेग संरक्षण। ध्यान से इस चीज़ को समझिएगा, इसी के ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल बेस्ड हैं जो हम आगे करने वाले हैं, तो इसीलिए इसको आप अच्छे तरीके से देखिएगा। संवेग संरक्षण, इसको बोला जाता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो हम बोलते हैं इसको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम, या मोमेंटम आप बोल दीजिए, बोथ आर सेम फिलहाल अभी के लिए, ठीक है ना। अब देखिए ये होता क्या है, हम कहते हैं कि जब किसी बॉडी या किसी पिंड या किसी निकाय के ऊपर, निकाय यानी कि सिस्टम में एक से ज़्यादा वस्तुएं रहेंगी, पिंड रहेंगी, इन्हीं को अपन निकाय यानी कि सिस्टम बोल रहे हैं। तो जब किसी सिस्टम के ऊपर यानी कि निकाय के ऊपर बाहर से कोई बल नहीं लगाया जाता है, तो हम कहते हैं कि उनका संवेग संरक्षित रहता है। उनका संवेग कैसा रहता है? संरक्षित। आपको पता है कि संवेग क्या होता है? द्रव्यमान गुणे वेग, यानी कि हम बोलते हैं कि मास, द्रव्यमान को बोलते हैं मास और वेग को बोलते हैं वेलोसिटी या स्पीड। तो द्रव्यमान गुणे वेग क्या होता है? संवेग, यानी कि m इंटू वी यू जो भी है, ये क्या है? संवेग है। तो हम बोलते हैं कि इसका संवेग ना संरक्षित रहता है, ठीक है ना। अब जरा इसी को ना हम कहानी के थ्रू समझते हैं। आप ना किसी भी सिस्टम में बाहर से फोर्स नहीं लगाएंगे, जो भी घटना घटेगी खुद अंदर ही होगी। जैसे किसी बम का फटना, जब कोई बम फटता है ना तो वहाँ पे संवेग संरक्षित ही रहता है, ठीक है। उसी तरीके से जब बंदूक से गोली निकलती है ना, उस टाइम भी संवेग संरक्षित ही रहता है। बस आप थोड़ा देखिए इसको, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू ले लेते हैं कि एक ये बॉडी है, दूसरी बॉडी ये है, इसको आप A बोल दीजिए, इसको B बोल दीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर समझिए, इसका द्रव्यमान m1 और इसका द्रव्यमान m2 आप ये ले लीजिए। मान लीजिए ये इधर की तरफ जा रहा था u1 से और ये इधर की तरफ जा रहा था u2 से, मतलब ये इनकी चाल है, स्पीड है, ठीक है ना। तो ये हम देख रहे हैं पहले, टकराने से पहले। आप यहाँ पर ध्यान रखना,
अगर ये तेज चलेगा तभी इससे टकराएगा। मान लो कि आपका दोस्त साइकिल से आगे निकल गया और आप पीछे से जा रहे हो, तो अगर उसका साथ आपको पकड़ना है तो आपकी स्पीड उससे ज़्यादा होनी चाहिए ना। बिल्कुल वही चीज़ है कि अगर इन दोनों को टकराना है आपस में तो इसकी स्पीड ज़्यादा यानी कि u1 की स्पीड u2 से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर समझिएगा, दोनों के दोनों टकरा गए। जब दोनों ये टकराएंगे तो उस टाइम इन दोनों की स्पीड, थोड़ा सा इसको इधर लिखना था लेकिन हम इधर लिख दे रहे हैं, इधर ही जा रहा है, इसको यहाँ ले लीजिए। ठीक है ना, तो ये दोनों, या फिर बेहतर तरीके से तभी आप समझ सकते हैं जब ये सामने हो, तो ये दोनों आपस में टकराएंगे। तो जब टकराएंगे तो टकराने के बाद इनकी स्पीड पहले जैसी नहीं रहती है, बदल जाती है। ये A था तो A रहेगा, ये B था तो B, इसका द्रव्यमान यानी मास m1, इसका मास m2, लेकिन टकराने के बाद इनकी स्पीड क्या हो गई है, चेंज हो गई है। ये v1 मान लीजिए और ये मान लीजिए v2 से ऐसे जा रही है। ठीक है ना, स्पीड बदल गई। अब कहानी को समझिएगा अच्छे तरीके से। हम बिफोर और आफ्टर की बात कर रहे हैं। इसके पहले एक घटना यहाँ पर हुई थी, इसके पहले एक घटना हुई थी, दोनों आपस में टकराए थे इस तरीके से। अरे भैया, जब ये इससे टकराएगा तो ऐसी होगी ना, तो ये A और B, ये साइज पे मत जाइएगा, वो कम ज़्यादा हो जाएगा, चलेगा। यहाँ पर समझिए, ये इसके ऊपर बल किधर लगाएगा, इधर की तरफ। ये इसके ऊपर बल किधर लगाएगा, इधर की तरफ। तो हमने देखा ही था, तो इसके ऊपर इसके द्वारा बल लगाया गया है इधर की तरफ, इसके द्वारा इसके ऊपर बल लगाया गया है इधर के द्वारा। तो आप न्यूटन के गति के तृतीय नियम के थ्रू आप ये समझे हैं। ठीक है ना, अगर हम लिखें कि इसके ऊपर जो इसके द्वारा बल लगाया गया है उसको, तो लिखेंगे FB, मतलब फोर्स ऑन B ड्यू टू A। तो फोर्स ऑन B ड्यू टू A आप ऐसे लिखते हैं। ठीक है ना, और ये इसके ऊपर जो बल लगा रहा है उसको लिखेंगे फोर्स ऑन A ड्यू टू B। ये हो गया। तो ये इसके ऊपर FBA फोर्स लगाता है, ये इसके ऊपर FAB फोर्स लगाता है। देखिए, आपको अभी नहीं पता चल रहा होगा कि ये पता नहीं कैसे क्या है क्या नहीं है, लेकिन आप बच्चे हैं ना, आपको ऐसे ही समझना पड़ेगा कि ऐसा होता है। हम कहेंगे ये क्या लिखा गया है कि इसके ऊपर इसके द्वारा लगाया गया बल, इसके ऊपर इसके द्वारा लगाया गया बल, इसके ऊपर इसके द्वारा लगाया गया बल, यानी कि फोर्स ऑन B ड्यू टू A, फोर्स ऑन A ड्यू टू B। इस तरीके। अरे थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लीजिए, थोड़ा सा समझिए। कंप्रोमाइज़ क्या करना है, आपको बातें थोड़ी ध्यान रखनी है बस। ठीक है ना, अब चलिए कहानी आगे की समझ लेते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं बिफोर की और आफ्टर की। किसकी बात करते हैं, बिफोर। तो बिफोर का मतलब कोलिजन से पहले यानी कि टकराव से पहले, और आफ्टर का मतलब उसके बाद। देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे संवेग की, संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। शुरुआत में हम केवल ए की बात कर रहे हैं, मतलब ए के लिए बात कर रहे हैं, और अलग से हम फिर बी के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है ना, अगर हम ए की बात करें तो ए का संवेग क्या होगा, द्रव्यमान गुणे वेग, यानी कि m1 u1। ठीक है ना, बाद की बात करें, सॉरी बी के लिए बात करें तो m2 u2, तो m2 u2 ये आ गया इसका संवेग, यानी कि इसका संवेग शुरुआत में पहले। बाद की बात करें तो बाद में ए का संवेग कितना है, m1 v1। तो आफ्टर का मतलब बाद में, तो m1 v1। यहाँ पे बात करें तो ये m2 v2। अरे भैया ये होगा ना, बिल्कुल ऐसा ही होगा। ठीक है ना, ये चीज़ हो गया। अब एक चीज़ और ध्यान रखिए, हमने बोला है फोर्स के बारे में, इसको अभी हम समझते हैं, लेकिन उसके पहले जरा फोर्स निकाल लें। तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी क्या होगा, ए के कारण बी पर। तो फोर्स को आप देखें तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी आपको याद है, तो ये होता था। फोर्स क्या होता था, बल होता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऐसा होता था, मतलब संवेग परिवर्तन की दर को अपन बल बोलते हैं, ये बोलते थे। ये है फॉर्मूला। तो इसको आप लिखेंगे, इसको क्या लिखते थे, P बाद वाला, P आफ्टर माइनस P बिफोर। अरे आफ्टर मतलब बाद वाला, और संवेग पहले वाला,
अपॉन में समय क्या t, ऐसा लिखते थे बिल्कुल। तो आप यही फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। देखिए एफ ए बी की बात करें तो एफ ए बी पी ए पी ए पी ए क्या है, बाद वाला, तो बाद वाला ये है ना, तो आप लिखेंगे m1 v1, अरे समझिए बाद वाला पहले वाला, बाद वाला हम किसकी बात कर रहे हैं, a पर b के कारण, तो a पर b के कारण आप अब जो है ना वैसे समझिए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिव नहीं है। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम एक की अभी बात कर रहे हैं, केवल और केवल a की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, इसके ऊपर। तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, इसके ऊपर इसके द्वारा लगाया गया बल, तो शुरुआत की बात कर रहे हैं, तो इनमें और इनमें निकल के आएगा। तो हम लिखेंगे m1 v1 माइनस लिखा है, बिफोर का मतलब पहले वाला है, तो पहले वाला ये है, तो m1 u1, तो m1 u1 इतना कॉम्प्लिकेटिव नहीं है, सिंपल है, आप समझ लीजिएगा, अपॉन डेल्टा टी। इसी तरीके से अगर बात करें इसके लिए कि एफ बी ए फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, अब फिर से समझिए हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना, बी के लिए। तो फाइनल मतलब बाद वाला, आफ्टर का मतलब बाद, बिफोर का मतलब पहले, तो ये बाद वाला है, ये पहले वाला है, तो लिखेंगे m2 v2 माइनस m2 v2 माइनस m2 u2 अपॉन टी, आपका ये है। ज़रा देखिए कहानी आपको समझ में आ रही होगी, ऐसा नहीं कि इतना कॉम्प्लिकेटिव है, सिंपल है, आप आसानी से इसे समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर ये दोनों आप निकाल लिए तो आपको एक चीज़ पहले ही पता चल गया है, ये तो बाह्य बल है ना, लेकिन बाह्य बल क्या होता है, लगता तो है नहीं। अभी आपने यहाँ पर देखा था कि बाह्य बल क्या होता है, ज़ीरो, बाह्य बल क्या होता है, ज़ीरो। यानी कि हम ये कहेंगे कि जो दोनों बल हैं, मतलब आपने देखा था एक इधर की तरफ लग रहा था और एक इधर की तरफ, तो जो दोनों बल हैं उनका योग ज़ीरो होगा, उनका योग क्या होगा, ज़ीरो। यानी कि एफ ए बी प्लस एफ बी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो के बराबर, ठीक है। अब ज़रा इन दोनों को यहाँ पर पुट कर दीजिए, पुट मत करिए तो ऐसे ही कर लीजिए, एक बार सॉल्व करिए। एफ ए बी बराबर प्लस है, ये इधर जाएगा तो माइनस होगा, एफ बी ए आपका ये आ जाएगा। अब ज़रा इनको पुट करिए, तो जब पुट करेंगे तो एफ ए बी की वैल्यू क्या दे रखी है, आप देखिए m1 v1 माइनस m1 u1 अपॉन टी, ये दे रखा है, इक्वल्स टू, अगर इसकी बात करें तो आगे माइनस है, अब ये, तो ये देख रहे हैं कि m2 v2 माइनस m2 u2 अपॉन में t, ये आपका दे रखा है, इसे ब्रैकेट में रखिएगा क्योंकि ये माइनस है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए t से t क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बिल्कुल हो गया। अब ज़रा इसको फिर से लिखिए, लिखेंगे m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल्स टू, देखिए माइनस है ना, आप माइनस में रखिए, m2 v2, अब ये माइनस और अंदर जाएगा तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, तो ये लिखेंगे m2 u2, ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना। ज़रा एक काम करिए ना, इसको इधर लेके आइए, आप देखेंगे m1 v1 प्लस, ये माइनस से इधर आएगा तो प्लस में होगा, m2 v2 इज इक्वल्स टू, अब देखिए m2 u2, तो m2 u2 ये माइनस से इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा m1 u1। ज़रा इसको देखिए कि आपको ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। इतनी बात तो खैर आपको समझ में आ ही रही होगी कि ये ठीक है, हो गया। यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना है, उस चीज़ को ज़रा समझिए। ये चीज़ आप समझ गए, ये आप देखिए क्या लिखा गया है, ये बाद का मोमेंटम है, मतलब टकराव के बाद का संवेग है और ये टकराव के पहले का कुल संवेग है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है कि न्यूटन के गति के तृतीय नियम में, जिसको हम बोलते हैं संवेग संरक्षण का नियम, वो यहाँ से एक फॉर्मूला डिराइव करके देता है आपको, आप उसे ध्यान रखिएगा। अभी हमने देखा यहाँ पर, आप इसको ज़रा पलट दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे m1 u1 थोड़ा सा आप मॉडिफाइड कर दीजिए, m1 u1 प्लस, अरे इसको यहाँ लिख सकते हैं
प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1, तो आप लिखेंगे m1v1 प्लस m2v2, आप ये लिखेंगे। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि टकराव के पहले का ये कुल संवेग है, ये टकराव के बाद का कुल संवेग है, ऐसा देख रहे हैं ना। तो यहाँ पे आप बोलेंगे कि टकराने से पहले कुल संवेग, टकराने से पहले कुल संवेग बराबर टकराने के बाद कुल संवेग। यहाँ पर हम बोलते हैं कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ये बोल देते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, आप ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, दो वस्तुएं हैं, या एक कोई सिस्टम है, वो फट जाता है, टकरा जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, बाहर से बल नहीं लगाया जाता है, तो आप तुरंत ये चीज़ अप्लाई करके आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो भी है आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कॉम्प्लिकेटिव नहीं है, बहुत सिंपल है, आप इसे आसान भाषा में समझ सकते हैं, ठीक है। खैर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम न्यूटन के सेकेंड लॉ में हम एक चीज़ देखे थे कि जो F होता है ना, क्या होता है, F इज इक्वल्स टू डेल्टा P बाई डेल्टा T हम देखे थे, ठीक है। और तृतीय नियम में हम देखें ये कि जो आपका F है यानी कि बाह्य बल है, ये ज़ीरो है। तो जब F की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है आपकी, यहाँ पर क्या हो जाता है, F की वैल्यू ज़ीरो, और जब जीरो हो जाएगा तो आप क्या रखेंगे, जीरो इज इक्वल्स टू डेल्टा P बाई डेल्टा T, आप ये रखेंगे। डेल्टा T से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा T बराबर आपका आएगा डेल्टा P। तो क्या ये ओवरऑल ज़ीरो नहीं बनेगा, तो ज़ीरो बराबर आपका डेल्टा P आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डेल्टा P बराबर क्या आ गया है, ज़ीरो। यहाँ से डेल्टा P को हम क्या लिखते थे, P2 माइनस P1 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इसे आप मॉडिफाइड करके लिख सकते हैं P2 इज इक्वल्स टू P1। और जब भी आपको इस तरीके का केस दिखे ना, जब भी आपको इस तरीके का केस दिखे, तो आप हमेशा समझ जाइएगा कि अगर P1, P2, P3 सभी आपस में बराबर है ना, तो आप यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं कि P जो होगा वो एक नियतांक होगा, यानी कि P क्या होगा, कांस्टेंट। P क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इसके माध्यम से भी समझ सकते हैं कि जो पहले का कुल मोमेंटम होगा, टोटल मोमेंटम पहले का यानी कि कुल संवेग पहले का, वही कुल संवेग बाद के बराबर, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है। अगर कोई बाहर से बल ना लगाया जाए तो यहीं पर एक चीज़ होता है, संवेग तो आप ये आप अच्छे तरीके से ध्यान रखना, ठीक है। इसी का हम यूज़ करेंगे आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स में। अगर आप चाहते हैं कि हमारा न्यूमेरिकल यानी कि फिजिक्स में आप अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल यानी अंकिक प्रश्न कर पाएँ, तो उसके लिए आपको थ्योरी के साथ साथ सारे कॉन्सेप्ट, सारे फॉर्मूले भी आपको आने चाहिए, तभी जाके आप अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं। अदरवाइज आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, मतलब आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता था यहाँ पर, देखिए एक चीज़ होती है आवेग, आवेग जिसको हम बोलते हैं इम्पल्स, इसको हम इम्पल्स बोलते हैं। ज़रा इसकी कहानी को आप समझिएगा। इम्पल्स आता कहाँ से है, मैं एक बार मैथमेटिकली आपको बता देता हूँ। F इज इक्वल्स टू होता है डेल्टा P बाई डेल्टा T। इसको यहाँ पर लेके जाओ तो F इंटू डेल्टा T बराबर डेल्टा P आता है, ठीक है ना। यही एक्चुअली में आप देखते हैं ना कि संवेग में परिवर्तन, ये क्या है, संवेग में परिवर्तन इज इक्वल्स टू आवेग होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम कहें तो ये F इंटू डेल्टा T एक्चुअली में ये आवेग है, क्या है, आवेग जिसे हम इम्पल्स कहते हैं, इज इक्वल्स टू होता है संवेग में परिवर्तन, नॉट दर, संवेग में परिवर्तन ये होता है।
तो जरा इस कहानी को ध्यान से समझिएगा। आवेग क्या होता है? आवेग बस होता है संवेग में परिवर्तन। संवेग में परिवर्तन, नॉट संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा परिभाषा के रूप में इस चीज़ को समझा देते हैं। हम आवेग की अगर बात करते हैं तो हम जनरली ऐसा बोल सकते हैं, अरे बोल सकते हैं यार, बोल सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं कि जब एक छोटे टाइम इंटरवल के लिए बहुत बड़ा फोर्स अप्लाई होता है किसी भी वस्तु के ऊपर, तो वहाँ पर संवेग आ जाता है, संवेग आ जाता है, ठीक है ना। तो ये कहानी आपको समझ में आ गई अच्छे तरीके से, इसे ध्यान रखिएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं। इसी के ऊपर आप अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स भी कर पाते हैं, ठीक है। तो खैर इतनी बात ध्यान रखिए, हम आगे की कहानी शुरू करते हैं इसके बाद। अच्छा, एक चीज़ और था यार, आवेग का हम आपको ना फॉर्मूला मात्रक बता देते हैं। अभी आपने देखा था कि डेल्टा P बराबर क्या था, F इंटू डेल्टा टी, और यही क्या चीज़ था, इसी को संवेग परिवर्तन, यानी इसी को हम आवेग बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? आवेग। अगर आवेग के यूनिट यानी कि मात्रक की बात करें तो ध्यान से समझिएगा, इसका मात्रक क्या होगा। आप ये बताओ, बल का मात्रक क्या होता है? आप कहेंगे न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। अच्छा, ये समय है ना, समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। समय का मात्रक सेकेंड। तो आवेग का अगर मात्रक पूछे ना तो आप बोलेंगे न्यूटन सेकेंड। क्या बोलेंगे? न्यूटन सेकेंड। बस कहानी खत्म, ठीक है ना। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा।